नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। शिक्षा विभाग के एक फैसले के बाद विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल महामारी के इस दौर में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का रुझान सरकारी स्कूलों के प्रति कम ना हो, इसलिए हाल ही में विभाग ने एक फैसला लिया है। जो स्टूडेंट निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट बिना SLC के भी दाखिला ले सकते हैं। अब विभाग के इस फैसले के बाद उन अभिभावकों के लिए भी रास्ता आसान हो गया है जो कि स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूलों की फीस मांगने से खफा थे, लेकिन निजी स्कूल संचालित विभाग के इस फैसले से अब नाराज हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, तो फिर स्कूल संचालकों ने एक हफ्ते के बाद शिक्षा सदन के घेराव की चेतावनी दे दी है। दरअसल भिवानी में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में यह साफ किया गया कि अगर एक हफ्ते के अंदर फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मांग भी इसके साथ में की है। इसके अलावा स्कूल संचालकों ने कहा कि अगर बाजार और मॉल को खोला जा सकता है तो फिर स्कूल क्यों नहीं खोला जा सकता। आज बड़ी बहस में आज सबसे पहले प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा का एक बयान आपको सुनवाते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ आज की बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं। आज भिवानी में प्रदेश स्तरीय बैठक प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की आयोजित की गई थी। बैठक में साफ तौर पर निर्णय लिया गया कि अब सरकार को घेरा जाएगा। खुद एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, लगातार ऐलान किया जा रहा है स्कूल खोलने की बात को लेकर भी SLC की बात जो है कहीं ना कहीं सामने आई थी और दूसरे तमाम मुद्दे सामने आए थे। बहरहाल आज की जो बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में किस तरह का एजेंडा था और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? रवि जी, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक बैठक हुई है और प्राइवेट स्कूलों के पिछले दिनों हम जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे, SLC का जो पोर्टल था वो सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बिना SLC के दाखिल सरकार कर रही थी। तो हमने मुख्यमंत्री जी इस बात की शिकायत की, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया और तुरंत प्रभाव से उस पोर्टल को बंद करवाया। पर दोबारा से 2 दिन बाद फिर से उस पोर्टल को चालू कर दिया गया और सरकारी जो टीचर हैं, सरकारी प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनके द्वारा गाँव में मुनादी करवाई गई कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बिना फीस दिए, बिना SLC लिए गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो घिनौना काम हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने या जिला शिक्षा अधिकारियों ने या अध्यापकों ने किया है, उसकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन निंदा करता है, क्योंकि SLC के बिना दाखिला कहीं नहीं पड़ता। जब प्राइवेट स्कूल की 1.5 साल की फीस भी बकाया है और कोई भी पेरेंट्स हमारे पास SLC मांगने आता है तो हम SLC देते हैं। बच्चा हरियाणा का चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट, वो पेरेंट्स की खुद की इच्छा है, वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्कूल में पढ़ाए। पर ये जो चोरी का मामला है कि लाखों बच्चे रातों रात प्राइवेट स्कूलों के पोर्टल से इन्होंने उड़ा दिए और सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला दिखा दिया और बिना पेरेंट्स की सहमति से। तो आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, पिछले दिनों हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी जैसे भी मिले थे, पर कोई समाधान उस चीज़ का नहीं हुआ है। तो हमारे स्कूल खाली किए जा रहे हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने का काम हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। पूरी हरियाणा की मार्केट खुल रही है, मॉल खुल रही हैं, हरियाणा में बसें चल रही हैं, हरियाणा में ट्रेनें चल रही हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में कोरोना है क्या? अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाता है तो वो हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में क्यों किया जाता है? क्योंकि पेरेंट्स हमारे विश्वास पे, और हम ये नहीं कहते सरकार से कि सभी स्कूल आप खोल दो, आप पेरेंट्स की सहमति से हमें बच्चे बुलाने की इजाजत दे दो। पेरेंट्स अगर सहमत होगा तो बच्चे भेज देगा, अगर पेरेंट्स सहमत नहीं होगा तो बच्चे घर रह जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल को खोलने की मांग कर रहे हैं, तो फिर अभिभावकों की इस पर क्या राय है, यह भी सुनिए। इनसिक्योर्ड हूँ कि अगर स्कूल खुल जाते हैं तो हमारे बच्चों की जो सिक्योरिटी है या उनकी जो प्रोटेक्शन है वो खत्म है। पहले तो वैक्सीन आए, बच्चों को वो लगे, उसके बाद ही स्कूल खुले। उससे पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। और उनकी जो देख रेख हो वो ध्यान से हो, सेफ्टी का पॉइंट लेके खोल लें। अगर उनसे सेफ्टी होती तो खोल लें, नहीं तो खोलने का क्या फ़ायदा है, बच्चे दिक्कत आ जाए। क्योंकि सेफ्टी अगर कर सकते हैं तो खोलने, स्कूल तो खुलने चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी परेशान हैं और बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं जैसे पढ़ना चाहिए, ना उन पर पूरा ध्यान दे पा रहे हैं बच्चे, ना माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। बस मैं इतनी कह रहा हूँ। मान लो 60 बच्चे 30 बच्चे रह गए जो, फिर तीसरे दिन स्कूल जा रहे हो गए, बेनीफिट कुछ है नहीं होगा, तो सेफ्टी तो कोई है ही नहीं। मान लो फिर स्कूल वाले दूसरी शर्त देवे, तुम कोरोना टेस्ट करा के लियाओ,
सर्टिफिकेट बनवा के लाओ जी, वो माँ बाप से गिर देंगे ने। अपनी कोई जिम्मेदारी स्कूल नहीं लेकर राजी है जी, मैं आप जिम्मेदारी लेके स्कूल से रखांगे भी बच्चे 60 बच्चे आए तो कितना बिठावांगे, सीटिंग सही नहीं होनी चाहिए तो सेफ्टी भी मेरे हिसाब से तो छोटे बच्चे स्कूल भेजना ही चाहिए। 8वीं तो लेके 12वीं तक चलो फिर भी मान लिया, पर वो भी सही नहीं है, वो बिठाते नहीं सही तरीके नाल जी। देखो जी, कोरोना का ध्यान रखते हुए स्कूल खोलने भी चाहिए हैं क्योंकि बच्चे कब तक घर रहेंगे और कब तक। चलो एक बार जो सरकार ने कहता भी चलो तुम 10वीं जो +2 जो पास करता, तो अगर इदा ही बच्चे पास होंगे ने फिर देश का भविष्य कितने जाएगा। जे बाकी चीज़ा भी खुल रही हैं तो थोड़ा अलर्ट रखते हुए उत्थे सैनिटाइज वगैरह करके या बच्चों स्कूल जाना चाहिए। हो सकता भी चलो ज़्यादा छोटे बच्चे ना जान, कम से कम 6 तो लैके 10th +2 तक के बच्चे तो होने ही चाहिए स्कूल। और चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि एसएलसी विवाद है क्या। सरकार का आदेश अब यह है कि दाखिले के लिए एसएलसी की जरूरत नहीं है। पहले 8वीं में दाखिले के लिए एसएलसी जरूरी था लेकिन अब नहीं है। अब 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए एसएलसी जरूरी है, लेकिन 8वीं तक यानी कि 8वीं तक अब एसएलसी की जरूरत नहीं है। फैसले के बाद सरकारी स्कूलों की तरफ स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों में अब इसको लेकर के ही जो नाराजगी है ये साफ तौर पर नजर आ रही है। फैसले के खिलाफ अब स्कूल संचालक कोर्ट तक पहुंच गए हैं और एसएलसी को लेकर के ये बड़ा विवाद अब सामने आ रहा है क्योंकि सरकार का जो आदेश है उसमें अब दाखिले के लिए एसएलसी की आवश्यकता यानी कि अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। अब एसएलसी पर फैसला क्यों लिया गया है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बिना स्कूल खुले प्राइवेट स्कूल फीस की डिमांड कर रहे हैं। ये किसके पीछे बड़ा कारण बताया गया है। ज़्यादातर अभिभावक फीस देने का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जब पढ़ाई नहीं तो फिर फीस किस बात की, ये बात अभिभावक कह रहे हैं। स्कूलों के रवैये को लेकर के भी अभिभावकों के अंदर खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं और इस वजह से एसएलसी पर ये जो फैसला है वो लिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अब इस फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से विरोध किया गया है। बिना स्कूल खुले प्राइवेट स्कूल फीस की डिमांड कर रहे हैं और इसको लेकर के अभिभावक इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। कई बार आपने देखा कि अभिभावकों ने इसको लेकर के अपनी नाराज़गी को जताया है। प्रदर्शन तक भी अभिभावकों के द्वारा किए गए हैं अभिभावक संघ की तरफ से। और अब एसएलसी को लेकर के जो नियमों में बदलाव किया गया, जो ढील दी गई, उससे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब खफा है। कोर्ट तक जाने की भी बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। तो बड़े विवाद का ये विषय बन रहा है, क्योंकि 9वीं से 12वीं कक्षा में अब दाखिले के लिए एसएलसी की जो ज़रूरत है वो रहेगी, लेकिन 1 से लेकर के 8 तक एसएलसी की ज़रूरत नहीं है। और फैसले के बाद जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर रुझान यानी कि उन स्कूलों की तरफ रुझान अब बच्चों का भी बढ़ रहा है। अभिभावक भी चाह रहे हैं, चूँकि प्राइवेट स्कूल को जो फीस मनमानी है उसको लेकर के पहले से ही अभिभावक इस पर सवाल उठाते रहे हैं। और चलिए अब आज की बड़ी बहस के अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि एसएलसी पर जो सरकार और स्कूल है उसमें विवाद आखिर क्यों है। सवाल इस बात का भी है कि फीस वसूलने के लिए फैसले का क्या विरोध किया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि मॉल और बाजार अगर खुले हैं तो क्या अब स्कूलों को भी खोल देना चाहिए। ये तमाम सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। भारत भूषण जुएल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारत भूषण जुएल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। राम अवतार शर्मा जी, आपका स्वागत है। और कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, एसएलसी को लेकर के आखिर ये जो आपत्ति है वो क्यों है? क्योंकि सरकार के इसमें अपने तर्क हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको लेकर के सख्त नाराज़गी अपनी जताई है। क्या इसमें दिक्कत है और क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शुरुआत हो। राम अवतार शर्मा जी, आपका रिएक्शन चाहूँगा मैं इस पर। वो बात नियम की है। जब सरकार ने नियम बना रखे हैं तो नियम तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए बराबर होते हैं ना जी। हम सरकार के द्वारा मान्यता लेते हैं, सरकार के द्वारा हमें मान्यता दी जाती है, एफिलिएशन दी जाती है।
चलिए, मुझे लग रहा था शायद कुछ और भी कहना है आपको। चाहे बहुत जल्दी से मैं कैलाश शर्मा जी आपके पास आता हूं। क्या जो राम अवतार शर्मा जी बात कह रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए एक होने चाहिए, यही वजह है कि एसएलसी को लेकर के विवाद है, या इसके पीछे कुछ और स्थितियां भी आपको नजर आती हैं? कैलाश शर्मा जी, एक तो सरकार का ये फैसला और ऊपर ये जो स्कूल एसोसिएशन की जो नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, इस चैनल में भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं और राम अवतार शर्मा जी भी भाजपा के जो शिक्षक सेल है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और आए दिन इसी सरकार से ईंट का ईंट बजाते रहते हैं इसी मुद्दे पर लेकर के। मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अधिक तौर से ये पता लगाएं क्या ये राम अवतार जी अभी भी शिक्षक सेल के अध्यक्ष बने हुए हैं। दूसरी बात, नहीं है, देखिए अब नहीं हूं मैं। ओके, जब ये जो नियम की नई बात कह रहे हैं, नई टीम में नहीं हूं मैं। कोई बात नहीं, जब ये नियम की बात कह रहे हैं तो इनको नियम पता होने चाहिए। आरटीई कानून है, शिक्षा का अधिकार कानून, उसमें 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एसएलसी की जरूरत ही नहीं होती है। ये कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आरटीई कानून साफ लिखा हुआ है कि 14 साल तक के बच्चों और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कोई एसएलसी की जरूरत नहीं होती है। और इन्हें बच्चों के भविष्य से एसएलसी का तो बहाना है, ये सिर्फ एक फीस के जो चक्कर है, फीस वसूलने के लिए ही ये हाय तौबा हर बार बताते हैं, एसएलसी का बहाना लेते हैं, स्कूल खोलने की जिद करते हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि जो तीसरी लहर की खबर आ रही है और फरीदाबाद में एक डेल्टा वेरिएंट मिल भी गया है, ऐसे हालात में जो तीसरी लहर है खासकर बच्चों के लिए, और ये बार बार हर बार स्कूल खोलने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं पेरेंट्स की। श्रीमान जी पूरे हरियाणा को बंद करवाओ ना आप, पूरे हरियाणा में आप जब बोले थे मैं बोला नहीं ना, मेरी बात सुन तो लीजिए ना। आप जिन पेरेंट्स की बात बार बार जो फीस की बात कर रहे हो, आपने लोहारू के टिल्लो में देखा नहीं होगा 200 रुपए में पर मंथ, 300 रुपए। राम अवतार शर्मा जी सुन ले भाई, देखिए सुने दोनों लोग को मैं देखिए राम अवतार जी मैंने आपको इसीलिए पहले समय दिया। सबसे पहले मुझे लगा कि शायद आप और कुछ ज्यादा बात कहेंगे, आपने 2 लाइन में अपना जवाब खत्म कर दिया। अब जब मैंने उनको समय दिया तो उनको बोलने दीजिए। कैलाश जी की बात को कंप्लीट होना चाहिए, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात आराम से रखिएगा। कैलाश जी कंप्लीट करें। सर जी, बात यह है कि अभी राम अवतार जी ने कहा कि अध्यापक एक सम्मानजनक पोस्ट होती है, टीचर है, गुरु है। इन्होंने कहा मुनादी पीटी है, ये कह रहे फीस भी मन दो, बिना फीस के हमारे यहाँ दाखिला हो रहे हैं, छोड़ दो इनको, ये ऐसा चीजें। कोई भी अध्यापक सरकारी इस तरह की ना कोई बात कर रहा है ना मुनादी कर रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो बच्चे आज तक कहीं भी पढ़ने नहीं गए हैं, घर पे बिना पढ़े बैठे हुए हैं, उनको एसएलसी की कोई जरूरत नहीं है। उनको समझा रहे हैं, उनके पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप जाइए और हमारे दाखिला कराइए। नहीं एसएलसी की बात, देखिए एसएलसी में ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने मार्च तक की फीस दे दी है। ये लोहारी फुहारी की बात नहीं कर रहा मैं, एनसीआर के जो भी फरीदाबाद, गुड़गामा और पानीपत, करनाल या मेरे, उन्होंने मार्च की 21 तक की पूरी फीस दे दी है जनाब। और वो चाहते हैं कि अप्रैल से हम अपना दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं। अब ये स्कूल प्रबंधक कह रहे हैं कि ठीक है आपने मार्च तक की तो फीस दे दी, लेकिन आप ये एसएलसी मांग रहे हैं जून में, इसीलिए अप्रैल मई जून की भी हमें फीस दो तभी देंगे। अरे भैया, शिक्षा का मंदिर है, मार्च तक की फीस दे दी है, आप 3 महीनों की भी फीस मांग रहे हैं जबकि स्कूल बंद है। और दूसरी बात, स्कूल खोलने वाली कई बार प्रयोग किया सरकार ने, इन्हीं राम अवतार शर्मा के दबाव में, औरों के दबाव में स्कूलों को खोला और तुरंत ही उनको बंद कर दिया गया। ऐसी हालात नहीं है, जब स्कूल खोले थे तब भी अभिभावकों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा। और आपकी डिबेट में 2 पेरेंट्स ने भी कहा है कि बच्चों का स्वास्थ्य पहले है, सुरक्षा पहले है, स्कूल हम नहीं भेजेंगे। और ऑनलाइन क्लास चल रही है, इनकी मासिक फीस मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए दबाव डाल रहे हैं आएंगे पुरानी फीस, दाएं फीस, एडमिशन, डेवलपमेंट फंड, एग्जाम फीस, क्या फंड लेंगे, इसीलिए कोई। चलिए ठीक है, भारत भूषण जुआल जी देखिए दोनों पक्ष को आपने सुन लिया। एक तो अभिभावक की तरफ से क्या कहा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या जो आप लोगों का स्टैंड है उस पर अभी भी कायम है, चूंकि ये कह रहे हैं कि भाई विचार तो करें ना कम से कम इनकी बात पर, और नियम दोनों के लिए समान होने चाहिए, सरकारी हो या प्राइवेट। मैं चाह रहा हूं जवाब दें भारत भूषण जुआल जी। आयुष जी मुझे समय देंगे इस बात को जरा एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो कुछ भी बात चल रही है, जो भी हमारी चर्चा चल रही है, चाहे स्कूलों को खोलने या ना खोलने के बारे में,
एसएलसी लेने या एसएलसी ना लेने की कंपल्शन के बारे में, ये सारे के पीछे पृष्ठभूमि कोरोना की। अगर ये कोरोना महामारी ना फैली होती तो शायद ये दोनों में से कोई भी इशू जिंदा ना होता ही नहीं। अब इस सारे संदर्भ को हमें कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा और उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका हल भी तलाशना पड़ेगा ताकि स्कूल भी चल सके, विद्यार्थियों का सुरक्षा भी मिल सके और जो शिक्षा है उसके स्तर में भी गिरावट ना आए। ये तीनों चीजों को ध्यान में रख करके कुछ भी काम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो है वो सुरक्षा है। हमने अभी देखा है दूसरी लहर में किस प्रकार से हुआ कि अनियंत्रित सा हो गया था हफ्ता 10 दिन के लिए और इतनी बड़ी तेजी से संक्रमण था कि संसाधन कम पड़ गए। तो सरकार ने संसाधन जुटाए, तीव्र तरह से काम किया, कुशलता के साथ काम किया तो संसाधन जुट गए। लेकिन जैसे आशंका है तीसरी लहर की, उस लहर को मद्देनजर रखते हुए कि आ सकती है, सुरक्षा उपाय अगर सुरक्षा चक्र पूरा नहीं है, अभिभावक भी कह रहे हैं, मैं खुद मानता हूं अभी कि वो जो बच्चों के लिए विशेषकर बेटे 18 साल से नीचे की कैटेगरी के लिए अभी हमने सुरक्षा चक्र के नाटक किया नहीं है। 18 से ऊपर वैक्सीनेशन कर लिया, 45 से ऊपर कर लिया, कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बच्चों की पहले है। वो मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, जो चर्चा स्कूल खोलने के पक्ष में कर रहे हैं उनके घरों में भी। रह गई एसएलसी वाली बात, राम अवतार जी का कहना ठीक है, नियम सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जो आरटीई की बात है, राइट टू एजुकेशन, उसमें अगर कहीं दखल आता है फीस ना देने के कारण या ना दे सकने की मजबूरी के कारण विद्यार्थी को कहीं प्रवेश नहीं मिल पाए स्कूल में, तो वहां पर यह चीज भी लागू होती है कि कहीं ना कहीं से उसका अधिकार तो है ही है। अब मैं इस बात को भी मानता हूं, मैं एसोसिएशन के कुछ मित्रों के साथ स्वयं शिक्षा मंत्री जी के पास लेकर भी गया उनका डेलीगेशन, उन्होंने दिखाया भी कईयों ने कि लाखों रुपए हमारी फीस पेंडिंग पड़ी, वो अपनी जगह सही भी। लेकिन उस विद्यार्थी ने जब पिछले पूरे साल में अगर स्कूल नहीं लगाया तो पेरेंट्स अपनी जगह सही, लॉकडाउन के कारण उनकी आय का भी साधन कम हुए, वो दे भी नहीं पाए। यहाँ कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बिठा करके और मानवता के आधार पर भी ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो फीस नहीं दे पा रहा है क्या बिना एसएलसी के उसके बच्चे का एडमिशन रुकेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो देने की स्थिति में थे उन्होंने भी अगर नहीं दिए तो क्या स्कूल वाला कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा। ये दोनों बातें, तो इसका मेरा कहने का कुल मिला के अर्थ है कि हम एक पक्ष को बिल्कुल नकार नहीं सकते, दूसरे पक्ष की बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकते। सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही इस पर निर्णय लेना है और सरकार दोनों मामलों में गहनता से सोच रही है। जहां तक स्कूल खोलने का है तो सरकार जिस प्रकार से मॉल खोलने की बात अभी कह रहे हैं कि मॉल खोलते हैं, मॉल का कंपैरिजन नहीं तो भारत भूषण जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही परिस्थिति को देखते हुए एक बैलेंस बनाने के लिए एसएलसी की जो अनिवार्यता है 1 से 8 तक, वो आप लोगों ने समाप्त की है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनिवार्यता समाप्त करने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार की शिकायतें, जिस प्रकार की मजबूरियां अभिभावकों के माध्यम से आई, तो सरकार को ये लगा कि भाई एक बच्चे का एडमिशन अगर उसकी फीस पुराने स्कूल के ना देने के कारण रुक सकती है तो उसको एडमिशन तो मिलना चाहिए, उसको शिक्षा तो मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं महिमा जी का रुख करता हूं। महिमा जी, कैसे देख रहे हैं, एक तो एसएलसी को लेकर के ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो विरोध जताया गया है, इसको आपको लगता है कि ये अपनी जगह पर सही है या फिर आपको ये लग रहा है कि हाँ वाकई में ये जो लोग बातें कह रहे हैं उसको कंसीडर किया जाना चाहिए? असल वजह क्या नजर आ रही है इस विरोध प्रदर्शन के पीछे? महिमा जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए महिमा जी, मैं आपको रोक रहा हूं बड़ी माफी के साथ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। जी 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 बिल्कुल, महिमा जी कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि आपका आधा ही सवाल मैं सुन पाई क्योंकि पीछे से कुछ और भी शायद नहीं महिमा जी, मेरा सवाल वही है कि आपको क्या लग रहा है कि एसएलसी की जो अनिवार्यता समाप्त की गई 1 से 8 तक, ये आपको लग रहा है कि सही फैसला है या फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिस बात को कह रहा है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए? आपके हिसाब से इस विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या मायने समझ में आ रहे हैं आपको? आयुष जी, आज का जो विरोध प्रदर्शन है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और शिक्षा का जो पूरा इस समय जो सीन हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है या देश के अंदर भी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे हमें तो 3 कारण दिखाई दे रहे हैं जो बहुत अहम बिंदु हैं और जिन पर कोई गौर नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। सबसे पहला ये कि जब ये परिस्थिति बनी, जब कोविड की परिस्थिति बनी, तो सभी को मालूम था, सरकार को मालूम था, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है। आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है
और उसके अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य दोनों इसके ऊपर फैसले करते हैं, दोनों इसके ऊपर नीतियां बनाते हैं। दोनों में से किसी ने भी इंटरनेट पेनेट्रेशन को लेकर के, पहला बिंदु है इंटरनेट पेनेट्रेशन, दूसरा बिंदु है लैक ऑफ पॉलिसी, और तीसरा बिंदु है जो इस समय जो बोर्ड एग्जाम मैनेजमेंट किया गया इस सरकार के द्वारा, एक्चुअली लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला बिंदु इंटरनेट पेनिट्रेशन का ये है आयुष जी, कि जब पहली लहर आई थी, जब पहली बार ये हुआ था, तो ये समझ में आ गया था कि डिजिटल इज द फ्यूचर। कोर्ट्स को भी समझ में आ गया था, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को समझ में आ गया था, और इंटरनेट के ऊपर कार्य किया गया तमाम विभागों के द्वारा। हम लोगों की कोर्ट्स आजकल ऑनलाइन लगती हैं, उसमें सुधार लाया गया समय के साथ साथ। लेकिन अगर बात शिक्षा की देखी जाए तो उसमें ये देखिए कि सिर्फ 50% स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास एक्सेस है डेटा के हिसाब से, अगर देखा जाए तो 5 से 25 साल के आयु वर्ग के बीच में, और उसमें से भी सिर्फ 15% वो हैं जिनको सही मायने में एक्सेस मिल पाता है। अभी थोड़ी देर पहले कैलाश जी की हम बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो वैसे भी कहाँ जड़ तक पहुंच पा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। पहले ही उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा था तरीके से, और अब कोविड आने के बाद तो जब इंटरनेट एक मूलभूत सुविधा बन गया, मूलभूत जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया, उस समय भी उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात हमने कही लैक ऑफ पॉलिसी की। अब लैक ऑफ पॉलिसी आप ये देखिए ना, इंटरनेट को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई गई ना, इस बात को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई गई। आनंद फानंद में जैसा आ रहा है वैसा कर रहे हैं। कभी स्कूल खोल दिए नवंबर में, उसके बाद फिर 150 बच्चे पॉजिटिव हो गए लगातार सरकारी स्कूलों में, फिर स्कूलों को बंद करना पड़ा। इस प्रकार से मिसमैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए तीसरा बिंदु आता है लैक ऑफ मैनेजमेंट का। अभी हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम, जो कि वो तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, कि बोर्ड एग्जाम महीनों 2-3 महीने लग गए इसी बात तक पहुंचने में, इसी नतीजे तक पहुंचने में कि क्या किया जाएगा बोर्ड एग्जाम मैनेजमेंट के लिए। अभी भी कोई तय नहीं है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, आगे एडमिशन कैसे होंगे। ना आपने कोई पॉलिसी बनाई, ना आपने अभिभावकों और शिक्षकों और स्कूलों के बीच का जो सामंजस्य बैठाना चाहिए था सरकार होने के नाते, ना वो बिठाया, ना ही आपने बच्चों तक कोई अवेयरनेस फैलाई। हम बार बार कह रहे हैं सतर्कता फैलाने में ये सरकार फेल है। उसका हमने नमूना देखा कि दूसरी लहर किस तरह से आई और अपना दंश पूरे समाज पर देकर के चली गई, और अभी तीसरी आकर के देने वाली है, उसको लेकर के भी कोई नीति नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा है कि कोई नीति नहीं है सरकार के पास। ब्लैक फंगस आ गया, कई तरह के फंगस आ गए, तीसरा वेव आने वाला है। वही हाल शिक्षा का है आयुष जी, कि शिक्षा में अभिभावकों की चिंता ये है कि हम कैसे भेजें बच्चों को, वैक्सीन कैसे लाई जाएगी, उसके ऊपर क्या रिसर्च की जा रही है। बार बार माननीय अध्यक्ष, माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ये बात दोहरा रहे हैं कि नीति पर काम होना चाहिए, वैक्सीनेशन की नीति पर काम होना चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए। अभी तो वयस्कों की ही नहीं हो पा रही है ठीक से, बच्चों की कैसे की जाएगी। तो ये तमाम बिंदु देखने के हैं। और इसमें चलिए 3 बड़ी बातें महिमा जी आपने कही हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उनका जवाब मैं भारत जी से लूंगा, भारत जी इसका जवाब देंगे। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। ये जो स्थितियां इस समय बन रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या आपको समझ में आ रही है, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में यही कारण है इसके पीछे विरोध प्रदर्शन का, या कुछ और मायने भी आपको समझ में आते हैं? ओंकार जी। आयुष जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि शिक्षा का क्षेत्र जो सेवा का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से हमारे बच्चों का भविष्य, भारत का भविष्य डिपेंड करता है। आज इसका व्यवसायीकरण हो गया। मेरे भाई राम अवतार की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि आज कोरोना काल में कहाँ से लेके आएंगे बच्चे पैसे, उनके फादर से उनके पेरेंट्स कहाँ से लेके आएंगे। मैं इसका छोटा सा उदाहरण अपने अम्बाला कैंट का दूंगा। यहाँ 2 स्कूलों के अभिभावक रोज इकट्ठा हो रहे हैं, शीशल कॉन्वेंट के और डीएवी रिवर साइड के। किस लिए? उनसे टीसी के चार्ज भी पूरे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एनुअल चार्ज को फीस में डालकर जमा करके 12 किस्तों में डिवाइड कर दिया। जिस बच्चे की फीस 2000 रुपए थी, उसकी फीस 4500 रुपए होगी। राम अवतार जी, आप भी एक दिल रखते हो, आपके भी बच्चे हैं। और इस कोरोना काल में, वैसे तो ये डिमांड कोरोना काल के पहले की भी है, नहीं है, लेकिन इस कोरोना काल में अभिभावक जबकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और पिछले कोरोना के पीरियड में 18 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, इस बार भी 1 करोड़ के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपको सोचना चाहिए, ये सेवा का क्षेत्र है, प्रॉफिट कमाने के बहुत सी क्षेत्र हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, और मैं अपने भाई भारत भूषण जी का बयान सुन रहा था, ये भी कंफ्यूज लग रहे हैं। ना तो शिक्षकों की तरफ हो रहे हैं, ना ये अभिभावकों की तरफ हो रहे हैं।
कभी उनकी बात करते हैं, कभी उनकी बात करते हैं। एक अच्छा डिसीजन है, अगर आपने एलएससी खत्म किया तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों की शिक्षा कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये स्कूल बंद कर रखे हैं इन्होंने, इसको कहीं ना कहीं हमारे को, सब बच्चों को, सब अभिभावकों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। और मेरी एक राय है आपके माध्यम से, स्कूल अगर खोलना चाहे तो उसको 3 शिफ्टों में खोल दीजिए, 2-2 घंटे के लिए खोल दीजिए, एक शिफ्ट 2 घंटे की, दूसरी 2 घंटे की। इन शिफ्टों में खोलने से क्या होगा, आज हमारे बच्चे स्कूल की तरफ देखने का भूल चुकी हैं। वो एक तरफ से कंप्यूटर और मोबाइल एडिक्ट हो चुकी हैं। इस समस्या से हमारे को आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरीके से जूझना पड़ेगा। और हमारी सरकार कहती है हम टैब देंगे। कब देंगे? एक गरीब बच्चा जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना फीस देने के लिए पैसे हैं, आज वो कहां से मोबाइल लेके आ रहा है इंटरनेट का? कभी किसी का बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारे पास भी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो मेरा इनको ये कहना है कि ये बीजेपी की सरकार हर एक मामले में फेल रही है। इन्होंने ये डिसीजन ठीक लिया कि एलएससी खत्म कर दिया। इसके साथ एक चीज और इनका डिसीजन होना चाहिए कि जो भी एनुअल चार्जेस हैं और फीस है, इसको कोरोना पीरियड के दौरान कम से कम इसको रिमूव कर दे। और कुछ नहीं तो जो प्राइवेट स्कूल वाले होंगे इनकी भरपाई सरकार कर दे। आम व्यक्ति कहां से देगा इस फीस को? उसके पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अंबाला में शीशल कॉन्वेंट स्कूल और रिवर साइड स्कूल, इस कोरोना महामारी में भी इन्होंने 10% अपनी फीस में बढ़ाकर वसूल करना शुरू कर दिया है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कह चुकी हैं कि फीस की कमी के बगैर किसी भी बच्चे का ना तो नाम काटा जाएगा, ना उसको ऑनलाइन क्लास से रिमूव किया जाएगा। लेकिन हर रोज ये जो जितने भी ये स्कूल प्रबंधक हैं, इनमें से ज्यादातर प्रबंधक ये बिजनेसमैन बन चुके हैं। ये बिजनेस का क्षेत्र नहीं है मेरे भाई, ये सेवा का क्षेत्र है। आपने भी एजुकेशन ली होगी किसी जमाने में, आप उसको याद करके आज बच्चों के सहयोग में आइए, पेरेंट्स के सहयोग में आइए। मैं आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन इस मामले में मैं आपका भरपूर विरोध करता हूं, उसका चाहे मुझे कुछ भी खमियाजा भुगतना पड़े। आप इस कोरोना महामारी के दौरान भी बच्चों का नाम कटवा रहे हो, बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हो, और पेरेंट्स को रोज मैसेज आ रहे हैं आप इतनी तारीख तक पैसे जमा कराओ, नहीं तो आपके बच्चे का नाम रिमूव कर दिया जाएगा। और बहुत अफसोस की बात है, मैं डायरेक्टर साहब हरियाणा को फोन किया था, उन्होंने मेरे को बोला कि फीस एंड फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हरियाणा अंबाला का कमिश्नर है, हमने उनको 2 स्कूलों की एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने आज हमारे को डीओ ऑफिस में बुलाया, डीओ साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसको डील किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि ये जो समस्या है ये आपकी नहीं, पूरे समाज की है, पूरे हरियाणा की है, पूरे देश की है, और इसको जल्द सोल्व किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ जी। ये मुद्दा हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पॉलिसी बननी जरूरी है। ये नहीं हरियाणा की बन जाए, पंजाब वाले मनमानी करें, पंजाब की बन जाए, हिमाचल वाले मनमानी करें। कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी चाहिए। ये सरकार कर क्या रही है, मेरे को तो यही नहीं समझ आती। चलिए ओंकार जी, ये आपने बड़ा इशू उठाया है, ठीक है, इस पर मैं भारत जी से राय जरूर लूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से राम अवतार जी का रुख कर लेता हूं, क्योंकि ओंकार जी आपके बहुत सवाल है राम अवतार जी से भी, और तमाम पैनलिस्ट ने भी यही बात कही। 1 मिनट पूरी बात करना चाहूंगा, जल्दी से। भारत भूषण से कहना चाहूंगा कि भारत भूषण जी, आप कम से कम एक तरफ रुख तो रखिए, 2 नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे। चाहे अभिभावकों की तरफ हो जाओ, चाहे राम अवतार की तरफ हो जाओ, आप दोनों तरफ का रुख ना रखिए। आज की डेट है कोरोना महामारी के दौरान अभिभावकों का साथ देने की, आप अभिभावकों के साथ खड़े होइए। ठीक है, राम अवतार जी जवाब दीजिए। सिर्फ फीस के लिए सारा ये पूरा आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यही आरोप लग रहे हैं? आयुष जी, जहां तक फीस की बात है, हरियाणा सरकार ने पिछले कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को ये कहा कि आप कोई दाखिला फीस, कोई एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। हमने पेरेंट्स की हालात को देखते हुए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय सज्जन कह रहे थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनका आज तक एक भी पैसा नहीं कटा, उन पेरेंट्स ने भी स्कूल में बच्चों की फीस नहीं दी है। और दूसरी बात, हमारे पास 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं हरियाणा में, हम उनका वेतन नहीं दे पा रहे। वो भी तो, उनके भी तो घर है, उनके भी चूल्हे कहीं से जलते होंगे ना। उनको जो वेतन मिलता है प्राइवेट स्कूल, और वेतन टोटली फीस पे डिपेंड है। हमारे जो ये बता रहे हैं, हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई, सरकार ने जो कहा, हम सरकार के हमेशा साथ रहे हैं। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में मदद करें, हमने 200 परिवारों को, आप पहले हर चैनल पे 1 लाख रुपए वाली बात बोलते हो कि 1 लाख रुपए तंदा दे दिया, ये कोई बात डिबेट में नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना श्रीमान जी, तो आपसे मेरा आग्रह, आप भी सुने, पेशेंस रखे। अगर आपको कोई ज्यादा शौक है समाज सेवा का, तो आप 2-3 स्कूल खोल लें और उसके बाद हमारे से बात करें। जवाब दूंगा, अभी नंबर आएगा तर्क नहीं हुआ, राम जी को जवाब दूंगा, मेरी बारी आएगी तो। ना भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को बरगलाने का काम करते हैं। पेरेंट्स की हम समझते हैं भावना को,
जो पेरेंट्स आके हमारे पास बैठता है जिसका देने की स्थिति में नहीं है, हम उसकी फीस भी माफ करते हैं। हम मामला फीस का नहीं है, मामला नियम का है। आप कह रहे थे कि 8वीं तक मान लिया राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है, 9th के एसएलसी भी जा रहे हैं, 10th के भी जा रहे हैं। एक एक स्कूल के 400 बच्चे बिना पेरेंट्स की सहमति से और पोर्टल से गायब हो रहे। आज की डेट में प्राइवेट स्कूलों का 12 लाख बच्चा पोर्टल पे नहीं है, तो ये कहाँ गया ये बच्चा? और आप क्या चाहते हो? एक मिनट, हमारी बारी आने दीजिए, अगर बुलाया है तो हमारा भी बात सुनी जाए। आप आयुष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा फीस का कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, ना हमें फीस पेरेंट्स दे रहे हैं फीस, तो हम स्कूल में टीचर्स को पे भी दे रहे हैं। हमारा ये है कि बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चा एडिक्टेड हो रहा है, मोबाइल फोन चला के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। गुरु के सामने बच्चा बैठता है तो संस्कार सीखता है, संस्कार विहीन हरियाणा का बच्चा होता जा रहा है, इस देश का बच्चा हो रहा है। तो अल्टरनेटिव डेज पे स्कूल खोले जाएं। ठीक है राम अवतार जी, देखिए राम अवतार जी, ये एक इशू हो सकता है, ये एक अलग विषय भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एसएलसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? जिनको प्राइवेट में पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी, आप भी माफ करिए फीस। आप कह रहे हैं ना कि जो आपके पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि वो उनको दिक्कत है, वो फीस नहीं देने वाले, आप अगर माफ कर देंगे तो प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के थोड़ी ना लिखवा देंगे सरकारी में जाकर। आयुष जी, ऐसा है ही नहीं। वो तो डाटा जो है वो पोर्टल से गायब एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। मेरे 12 लाख बच्चों के हमने हमारे पास एसएलसी के लिए जो आते हैं एसएलसी देते हैं, हमारे पास ज्यादा नहीं तो 2 लाख के करीब बच्चा हमारा से गया है, एसएलसी लेके गया है और हमने उनको एसएलसी दी है। मैं एक बात कहता हूं कि पेरेंट्स अपनी सहमति से अपने बच्चे को किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। हम इस बात के खिलाफ नहीं है, विरोध में नहीं है। और हमारे से एसएलसी ले जाके बच्चे का प्रॉपर तरीके से एडमिशन कराए ना पेरेंट्स। ये 12 लाख जो बच्चे हैं इनकी चोरी हुई है, इस चोरी का हमें हिसाब चाहिए ना। ये डाटा से कैसे हमारे बच्चे चुरा लिए इनके? पर्चा दर्ज करवा दो आप। हम करवाएंगे जी, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लिस्टें बना रहे हैं, हम शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल अधिकारियों के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाएंगे और जो प्रगलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ भी करवाएंगे हम इस प्रकार का। चलिए अब कैलाश जी, ठीक है, अब कैलाश जी से मैं जवाब लेता हूँ। कैलाश सब हम फीस हमारा कोई इशू नहीं है। आयुष जी, ये एसएलसी का मुद्दा नहीं है, ये एलएससी की टीसी की आड़ में अपनी जो निरर्थक मांगे हैं कि हमें स्थायी करा जाए और चीजें कराया जाए, माफ किया जाए, ये एलसी का बहाना 3 बार कर चुके। और मैं जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं उससे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये तीसरा मुद्दा है। तीसरी बार सरकार ने एलएससी का बात की है और अब ये जैसे ही राम अवतार जी अपने 5-10 एमएलए को भाजपा को लेकर के, सांसद को लेकर जैसे ही मुख्यमंत्री जी से और अपने शिक्षा मंत्री से मिलेंगे तो ये दोनों जने पुनः इस चीज को वापस ले लेंगे। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी बात सच्ची है और हम एलएससी वाला मामला वापस लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं है, कल 1-2 दिन में ही ये दबाव डाल करके और उसको वापस करा लेंगे। रही बात ये कि ये कह रहे हैं कि फीस का मुद्दा नहीं है, देखिए फरीदाबाद में अभी हमें 3 दिन पहले आरटीआई के द्वारा 25 स्कूलों की एक बैलेंस शीट प्राप्त हुई है। उस बैलेंस शीट को आज हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सार्वजनिक किया है। 25 के 25 स्कूलों के पास 25-25, 20-20 करोड़ का फंड मिला है, डाइवर्ट किया है उन्होंने फंड को, अपने अन्य संस्थानों में किया है और उन्होंने ऐसे ऐसे खर्चे डाल रखे हैं तो अगर उसको हटा दिया जाए तो और भी ज्यादा लाभ में मिलेंगे। उस बैलेंस शीट को हमने आज एफएफआरसी को दिया है, सीएम साहब को देते। यही हालत सभी स्कूलों की है, सभी के पास सरप्लस फंड है, काफी पैसा है, लेकिन ये जानबूझ करके हवा फैला रहे हैं कि हमें फीस नहीं मिल रही। पेरेंट्स बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस मासिक आधार पर दे रहा है, देने को तैयार है, लेकिन झगड़ा वहां पर आ रहा है कि स्कूल वाले स्कूल बंद होने के बावजूद डेवलपमेंट फंड, एनुअल चार्ज, एग्जाम फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और पता नहीं 10 तरह की फीस मांग रहे हैं, जबकि एग्जाम हरियाणा में कोई स्कूल ऐसा नहीं कर रहा। अगर आप फरीदाबाद में आएंगे, चलिए ठीक है, कैलाश जी की बात मत मानिए। ओंकार जी ने भी तो अभी अंबाला के 2 स्कूलों का नाम लेकर के उन्होंने बताया, ओंकार जी ने तो बाकायदा नाम लेकर के बताया और वो खुद बुक बोगी बता रहे हैं। राम अवतार जी, हो रहा होगा तभी तो यहाँ पर बैठे हुए जो मेहमान है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सरदार जी ने बहुत अच्छी बात की। भाजपा प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि आप ये बात स्पष्ट करके जाएं कि हाँ स्कूल खुलने चाहिए और जो नाजायज फीस स्कूल वाले मांग रहे हैं वो पेरेंट्स को देनी चाहिए। सरदार जी ने बहुत अच्छी बात की है। या तो आप बताइए कि ये स्कूल वाले शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, नाजायज फीस मांग रहे हैं। आपके जो रोहतक के सांसद हैं अरविंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी की वर्चुअल मीटिंग में कहा है कि मैंने देखा है
सुना है और देखा भी है, सबूत भी है उनके पास कि ये स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, फंड मांग रहे हैं। अरविंद शर्मा जी ने बाकायदा सीएम साहब से कहा है, और भाजपा के एमएलए हैं सुधीर सिंगला जी, गुड़गांव के हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री से परसों बात की है और एफएफआरसी से बात की है। उन्होंने कहा कि स्कूल वाले एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट, एग्जाम फीस, बिल्डिंग फीस, यानी क्या फीस मांग रहे हैं, जबकि पेरेंट्स मासिक आधार पर फीस देने को तैयार है। मैं भाजपा प्रवक्ता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तो आज इस डिबेट में यह स्पष्ट करके जाएं कि क्या स्कूल खोले जाने चाहिए इनकी मांग पर, और ये जो मांग रहे हैं डेवलपमेंट, एनुअल चार्ज, बड़ी फीस, क्या ये इनको दी जाए। भाजपा प्रवक्ता से मेरा यही निवेदन है कि चलिए मैं जवाब लेता हूं। भारत भूषण जुएल जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, मैं बात महिमा जी से शुरू करूंगा। इन्होंने इस इशू को जो था, जिसे मैं कोरोना से जोड़ करके सारे परिप्रेक्ष्य को रख रहा था और अभिभावकों की समस्या को लेकर स्कूल संचालकों की समस्या को दोनों करके मैंने इस तरीके से बात को रखा था कि तथ्य इस प्रकार के आए हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी की है, उसकी शिकायतें आई। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि स्कूल खुलने के मामले में कि पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्कूल सुरक्षा चक्र अभी पूरा नहीं बना है, विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु का, इसलिए सरकार नहीं खोल रही है। एसएलसी इसलिए, लेकिन उस समय आपने मुझे टोका और मैं अभी बात कह रहा था कि एक लाइन और लगी। एसएलसी के बारे में मैंने यही कहा था कि राइट टू एजुकेशन, तो फिर भी हम कानूनी मुद्दे को फिलहाल लेकर ना भी चले तो भी ये एक अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसे रोका नहीं जा सकता। और विशेषकर फीस ना देने की स्थिति में इस कोरोना के काल में उसके एडमिशन को, एसएलसी को नहीं रोका जाना चाहिए, नहीं रोका जाएगा। इसीलिए सरकार ने इसको एसएलसी कंपल्सरी को खत्म किया। अब मैं महिमा जी आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा। आपने सारे मैटर को पॉलिटिसाइज करने का काम किया कि इसमें मैनेजमेंट की कमी रही, इसमें स्थिति की कमी रही। देखिए, जिस समय की आप बात कर रही हैं, कोरोना के समय में सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की जो थी, जो बनती है, वो बनती है सुरक्षा देना, जीवन को बचाना, प्राणों को बचाना। सारा का सारा अमला, सारा का सारा सिस्टम जो था, आप सब मानेंगे कि सबसे प्राथमिकता वही थी और सरकार ने वो किया। दूसरी बात, जब सरकार को आज की स्थिति में, जब आपने बीच में कहा कि कभी सरकार ने स्कूल खोल दिए, कभी बंद कर दिए, बिल्कुल जिस समय लगा कि अब स्कूल खोलने की स्थिति बन सकती है, नवंबर के समय में एग्जाम आगे आ रहे थे, स्कूल खोलने का काम किया। लेकिन तुरंत जब देखा गया कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं हो रहा है, तो बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, तो तुरंत बंद कर दिए। इसकी आलोचना बंद करने की नहीं की जानी चाहिए, खोलने की भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में हम मानते हैं कि मोबाइल का एक्सेस उस समय तक वो नहीं था, शिक्षा के बच्चों को नहीं ठीक में मिल पा रही थी, इसलिए खोलने का प्रयास किया। लेकिन ये जो कोरोना काल रहा है, इसके लिए जब कोरोना शुरू हुआ था, इसकी तैयारी सरकार की नहीं थी, ना ही आपके पुराने कार्यकालों के समय में अस्पतालों में संसाधन जुटाए गए थे। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द कांग्रेस गवर्नमेंट, जिन्होंने पिछले कार्यकालों में कुछ किया नहीं था अस्पतालों में लिए, अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए। ये आपकी कब तक कोसोगे कांग्रेस को? सुनिए अवतार जी, मेरी बात सुनिए। आप कब तक कोसोगे कांग्रेस को? 7 साल हो गए आपको, आप कांग्रेस को ही कोसते रहोगे। बीजेपी, ये डिबेट कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। कारगुजारी को छुपाने के लिए कांग्रेस को नहीं कोस सकते। अगर कांग्रेस ठीक होती, आपको मौका ना मिलता। जनता ने आपको चुना, जनता ने आपको चुना, इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया। आप कोई भी बात होती कांग्रेस को बोल जाते हो। ये कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट नहीं है, ये हरियाणा के बच्चों के भविष्य की डिबेट है। जब भी कोई बात होती है आप कांग्रेस में पहुंच जाते हो। अगर कांग्रेस ठीक काम करती, आपको कौन चुनता? मेरी बात सुनिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। आपसे भी प्रश्न कर रहा हूँ। आप थे कि एक नाव में पैर रखिए, आपकी तो एक ही नाव में थी, तो पिछले 14-15 सालों से जेल में क्यों गुजार रहे थे अपनी नाव लेकर? ऐसा जो पार्टी आपके, इसका भी जवाब सुन लीजिए। आज आपका गठबंधन किस पार्टी के साथ है? जजपा के साथ। पहले मेरा समय है, आप सुनो, आप अवसरवादी हो, आप बच्चों के भविष्य में आयुष जी गठबंधन किसके साथ है? आयुष जी, ये डिबेट बच्चों तक रहे, बच्चों की शिक्षा तक रहे, मेरा आग्रह है। और ये बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये स्कूल खुले।
जिस इशू पे राम अवतार जी, जब पॉलिटिकली लोग बैठते हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल बातें होती भी हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से होती है। इसलिए ठीक है, लोगों की अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात को रख रहे हैं। महिमा जी, बहुत जल्दी से आपके पास आता हूँ। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, आयुष जी, मैं कैलाश जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा बहुत जल्दी से। भारत भूषण जी, अब समय की कमी है। भारत भूषण जी, जल्दी से जवाब दें। भाजपा प्रवक्ता स्पष्ट करे कि क्या स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ये मानती है कि अभी सुरक्षा चक्र वो नहीं बन पाया 18 साल की कमाई के बच्चों के लिए कि स्कूल तुरंत खोल दिए जाए। अभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, फिर फीस भी बंद होनी चाहिए, एडमिशन चार्जेस भी बंद होने चाहिए। बीच में मत बोलिए अवतार जी, मैं बोल रहा हूँ ना। अवतार जी, अपना सुझाव आप दे रहे हैं ना, आपका सुझाव स्वागत योग्य है, सरकार तक पहुंच भी रहा है इस टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस तरह एग्रेसिव होकर के कहोगे? आपने दो बड़े अच्छे सुझाव दिए, अल्टरनेटिव है, सरकार उस पर विचार करेगी। स्कूल नहीं खुलेंगे अभी, सरकार जब तक खुद को एश्योर नहीं कर लेती। ओके, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब महिमा जी। ये फीस वाली बात बता दीजिए कि जो लूट रहे हैं, प्लीज इसका भी बता दीजिए भारत भूषण जी। मैंने क्या कहा? मैंने कैलाश जी अपनी बात में पहले कह दिया कि सरकार के पास अभिभावक, कैलाश जी उन्होंने जवाब दे दिया इस बात का। भारत भूषण जी ने पहले कहा कि उनके पास कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, उसके आधार पर भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा ही एक ही पाले में चले जाएं, ऐसा भी नहीं। उन्होंने ये बात कही, लेकिन आज जो शिकायत आई है उसको कंसीडर कर रहे हैं। चलिए, समय की कमी। महिमा जी, हरियाणा में 90% बजट स्कूल है, आप उनकी बात करिए ना। 90% सबके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, उनकी जांच करा दो। बजट स्कूल है, बजट की बात करो, उनका ऑडिट करा दो। ऑडिट में निकलेगा इतना पैसा। राम जी ने एक बात कही कि चलिए, अब ठीक है, अब आप लोग की बात हो गई। महिमा जी का मैं रुक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए महिमा जी। बुनियादी करने के बाद जो है सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिए, पोर्टल चेंज करा के। ठीक है, चलिए का लाभ एक सेकंड जब सभी अब महिमा जी को बोलने दें। महिमा जी। शुक्रिया आयुष जी। अब जिस प्रकार की बात भाजपा प्रवक्ता भी कर रहे थे, उस प्रकार की बात के लिए आयुष जी, अंजना सिंह सेंगर जी ने बड़ी सटीक बात कही है। यूं कहा है कि हर वक्त सियासत ठीक नहीं, बेबात की हुज्जत ठीक नहीं, देखो न नफा नुकसान, अभी लाशों की तिजारत ठीक नहीं। अभी बात कर रहे थे कि कदम उठाए हैं सरकार ने। बरसात आई तो गंगा के किनारे की रेत हट गई और उस रेत के तले दबी हुई सच्चाइयां बेशर्मी से बाहर झांकने लगी। जो निर्लज्जता जो इस सरकार ने दिखाई है, अपनी सियासत को सर पे सेहरा बनाकर बांध करके और जनता को पैरों तले रौंद करके, उसकी सच्चाई तो गंगा के तटों पर बिल्कुल इस समय प्रत्यक्ष है। इसलिए कम से कम इतनी लज्जा रखें कि जनता के साथ नजर में नजर डाल सकें। हमने तीन बातें कही थी। हमने आयुष जी कृपा करके ये सुनिश्चित करें बीच में नहीं बोलेंगे। जो भी कोई बीच में बोल रहे हैं, इस बात का सम्मान करें कि आप लोगों के अवसर के अंदर हम बिल्कुल नहीं बोले हैं। आप कृपा करके शांत रह करके बात सुने। इस समय ये मुद्दा जो है ये बच्चों के बारे में है। बच्चों के मैं समझ नहीं जाती तो प्रश्न क्यों कर रही है गंगा की लाशों का? भाई ऐसा है, आप बीच में आप अनुशासनहीनता का ही प्रमाण देना चाहते हैं क्या? यही संस्कृति दिखाना चाहते हैं क्या कि आप बीच में बोले बार बार? आप यही दिखाना, भाजपा की यही सूरत दिखाना चाहते हैं बार बार? आप बीच में ना बोलें। और राम अवतार जी, आप सुनेंगे यदि तो शायद आप समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। आप बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम सभी उसकी बात कर रहे हैं। हमने 3 बातें कही आयुष जी, पहले भी 3 बातें बड़े अहम तरीके से हमने बड़े बिंदुवार बताई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा लैक ऑफ पॉलिसी, तीसरा मुद्दा बोर्ड एग्जाम मैनेजमेंट। तीसरे मुद्दे को पहले उठा लेते हैं कि पिछले वर्ष मार्च में लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद बोर्ड के रिजल्ट्स को निकालने के लिए जिस प्रकार की कठिनाई आई थी वो सभी को मालूम है। उससे भी सबक ले करके अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं था इसकी प्लानिंग करने का। उस समय जब ये पैंडेमिक आया तब पता नहीं था सरकार को, उसके बाद तो 1 वर्ष बीत गया। इस वर्ष भी बोर्ड की मैनेजमेंट के लिए ये तो पता था ना, आज से 100 वर्ष पहले जब पैंडेमिक आए थे तो ये पता था ना महामारियां बार बार लहर के तौर पर आती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और बार बार पूरे विश्व से WHO से जो आपको आगाह किया जा रहा था उसको ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाई जानी चाहिए थी कि अगले वर्ष यदि बोर्ड के समय पर ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा।
अगले वर्ष भी यदि नए सेशन के अंदर, नए सत्र के अंदर हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे तो क्या किया जाएगा, उसको लेकर के क्या नीति बनाई जाएगी। अभी यहाँ पर जो मैं सुन रही हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी जो बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे भाजपा के प्रवक्ता ही बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि ये नीति बनाने में सरकार की मदद उनको और एक्सपर्ट्स को साथ लेकर करनी चाहिए। ये सभी को साथ आकर के नीति बनाने का वक्त है। सरकार को, विपक्ष की जिन सरकारों ने पहले किसी तरह की विपदा का सामना किया है, वहां से एक्सपर्ट्स को लेकर के उनके साथ इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि इस समय भी दिशाहीनता है, बोर्ड के रिजल्ट्स को लेकर के दिशाहीनता रही, आज दिशाहीनता है। अब हमें स्कूल्स को खोलना है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और बात मैंने सुनी कि संस्कार घर पे बैठे नहीं मिलते, स्कूल में मिलते हैं। देखिए, ये भी हमें समझना होगा कि संस्कार सबसे पहले घर से मिलने शुरू होते हैं। घर की बात नहीं कही महिमा जी, घर की बात नहीं कही, मोबाइल की, फोन की बात, मोबाइल से बात हुई थी, मोबाइल के लिए बोला था मैंने, घर से बात करने की कोई बात नहीं। फीस की मनमानी, स्कूल की मनमानी फीस के बारे में बोल दे मैडम। बात को जरा धैर्य रख के सुन लें, धैर्य रख के, समय नहीं है ना, धैर्य रख के बात सुन लें। धैर्य, हमने आपकी बारी में धैर्य रखा है, आप हमारे अवसर में धैर्य रखें। वो धैर्य उनको नहीं है ना, वो फीस की बात उनको बताओ। ठीक है, चलिए राम अवतार जी, बहुत ठीक है। महिमा जी, आप शार्पली खत्म करें, मेरे पास लास्ट 40 सेकंड। स्कूल खोलो, कोई 5-7 स्कूल खोलो आप। एक ही बिंदु है कि नीति का अभाव है सरकार की तरफ से। सरकार को नीति बनानी चाहिए। नीति के तहत विश्व भर में स्कूल खुल चुके हैं, यहाँ पर भी यदि नीति बनाई जाएगी। चलिए, यहाँ विपक्ष ने भी अपनी बात रख दी और सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा, और इसके अलावा जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के भी बात रखी गई। अब देखना यह है कि इस मुद्दे का हल निकलता कैसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एसएलसी को लेकर के ये विरोध है, विवाद भी है, और अब इसका हल कैसे निकाला जाता है ये भी देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।